हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्व शिक्षा अभियान जो होता है वो ज़िले पर आधारित एक विशिष्ट कार्यक्रम होता है। इसके लिए स्कूल की जो प्रणाली होती है उसको सामुदायिक स्वामित्व में विकसित करने की रणनीति अपनाई जाती है। यह योजना पूरे देश में लागू की गई है और इसमें सभी प्रमुख सरकारी शैक्षिक पहल को भी शामिल किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य की भागीदारी में जो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे होते हैं उनको 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। अब हम आपको बताते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के क्या क्या पॉइंट्स थे। सबसे पहला ये है कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा दी गई थी। 10 वर्ष का समय दिया गया था जिसके अंदर इस अभियान को कंप्लीट करना था। सेकेंड, पूरे देश के लिए गुणवत्तापूर्ण आधारभूत शिक्षा की मांग का जवाब देना था। तीसरा, आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, यानी बेसिक शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। फोर्थ, प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंध में पंचायती राज संस्थाओं, स्कूल प्रबंधन समितियों, अभिभावक शिक्षा संगठन, माता शिक्षा संगठन, जनजातीय स्वायत्तशासी परिषद को प्रभावी रूप से शामिल करने का प्रयास किया गया ताकि जो प्रारंभिक शिक्षा का अभियान है वो सभी जगह समान रूप से प्रभावी हो। नेक्स्ट, पूरे देश में यूई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उसके अलावा राज्य के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अपना दृष्टिकोण विकसित करने का यह एक सुनहरा अवसर होता है। अच्छा, ये जो आपका शिक्षा अभियान है इसका एक हमने फ्लो चार्ट बनाया है, तो आपको ये मालूम होगा इसके ज़रिए कि किस किस तरह से कौन कौन लोग इसमें शामिल है और किस तरीके से इसको कार्यान्वित किया जाता है। सबसे पहले ये जो आपका नेशनल मिशन होता है इसमें प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत होता है। प्राइम मिनिस्टर की काउंसलिंग होती है। इसमें एचआरएम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर्स होते हैं, एफएम होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं जो प्लानिंग कमीशन का काम करते हैं। 3 मिनिस्टर होते हैं हर स्टेट में, 3 एमपीज़ होते हैं, 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो कि इसको रिप्रेजेंट करती हैं और 6 एजुकेशन मिनिस्टर हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं। इसके अलावा आपके 6 टीचर्स यूनियन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 5 इसमें एजुकेशनल या साइंटिस्ट होते हैं, 6 आपके एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 3 आपके वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 3 इंस्टीट्यूशंस मेंबर्स होते हैं जो कि एससी एसटी के लिए काम कर रहे होते हैं और एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री होते हैं वो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है और सेक्रेटरी लेवल के होते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ SCNL होता है जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी इसमें होते हैं। इसके अलावा इसका जो मेन काम होता है वो NCERT, न्यूपा, NCTE, इग्नू, TGS ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट, ज्वाइंट रिव्यू मिशन, EMIS और PMIS इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हर जिलेवार इसका किस तरह से संगठन होता है जिसे आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर आपका होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉडी होती है, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जिसमें कि एक्स ऑफिसर होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर कहलाते हैं। इसमें ADPC, AO और OICS वगैरह होते हैं। इसको फिर हमने आगे नीचे डिवाइड किए जिसमें BRC, CRC होते हैं और सबसे जो छोटी इकाइयाँ होती है वो उसकी SMC और स्कूल्स वगैरह होते हैं। अब हम आपको सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले ये कि 2005 तक सभी स्कूल इसमें शामिल हो। दूसरा, 2005 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना है और 2010 तक स्कूल शिक्षा का 8 साल पूरा करना है। नेक्स्ट, संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना है।
नेक्स्ट 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना है। मतलब कि ये शिक्षा सभी के लिए है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को समान रूप से शिक्षित करना है। वर्ष 2000 तक सार्वभौमिक प्रतिधारणा करनी है। स्कूल शिक्षा में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करनी है कि सभी समुदाय इसमें शामिल हो। इसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की होती है इसके बारे में बताते हैं, क्या क्या एक्ट इसमें शामिल होते हैं और या क्या चीज़ें कानूनी रूप से होती हैं। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक के लिए संवैधानिक, कानूनी और राष्ट्रीय घोषणा क्या क्या की गई है। सबसे पहले संवैधानिक अधिदेश 1950 के अनुसार संविधान के सेवा प्रारंभ से 10 साल के भीतर राज्य जब तक बच्चे 14 साल नहीं पूरा करते तब तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाएगा। ये सभी जो राज्य होते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है कि 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मुहैया करवाए। सेकेंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 साल के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद उन्नी कृष्णन फैसला आया था 1993 में। उन्होंने कहा था कि इस देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु या नागरिक के पास मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है। उपस्थिति कम होने के चलते मध्याह्न भोजन या मिड डे मील की शुरुआत की गई थी, ताकि जो बच्चे गरीब हैं या जो मजदूर वर्ग के बच्चे हैं वो खाने के लिए मिड डे मील के चक्कर में वो पढ़ने के लिए आएंगे। क्योंकि ऐसा होता है जो गरीब बच्चे होते हैं उनका मेन मोटिव होता है पहले तो उनका पेट भरा होना चाहिए, तब तो वो आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट किया है, लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अपनी मान्यताओं के चलते और कुरीतियों के चलते लड़कियों की शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया, तो इससे लड़कियों लड़कों की शिक्षा में एक बहुत बड़ा गैप हो गया था। इसको दूर करने के लिए इस अभियान में कुछ चीज़ें रखी गई हैं। ऐसे शिक्षा अवसरों को एक समान करने और लिंग भेद को समाप्त करने हेतु लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। सर्व शिक्षा अभियान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रयास किए गए। इसके तहत 2 विशेष कार्यक्रम अर्थात NPEGEL यानी प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल कहते हैं, और दूसरा आपका KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। अब आपको NPEGEL के बारे में बताते हैं। यह शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों या EBB में कार्यान्वित किया जाता है। यह उन लड़कियों की ज़रूरतों को पूरा करता है जो स्कूल के अंदर भी है और बाहर भी है। NPEGEL लड़कियों के नामांकन, उपस्थिति और उपलब्धि पर कार्रवाई करने हेतु ग्रामीण स्तर की महिला और सामुदायिक समूहों के माध्यम से कार्य करता है। इसमें जो सामूहिक होते हैं या ग्रामीण स्तर के महिलाओं के समूह होते हैं वो इसमें काम करते हैं। वो ये देखते रहते हैं कि जो भी हमारा इसका ध्येय रखा गया वो पूरा हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट आपका KGBV, इसके अंतर्गत क्या होता है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान है। इस योजना का लक्ष्य छुटपुट बस्तियों का क्षेत्र है जहां स्कूल काफ़ी दूर है और लड़कियों को अपनी शिक्षा को छोड़ देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये एक तरह का आवासीय विद्यालय होता है। इसमें जो आपके अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग की लड़कियां होती हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था होती है। वो वहीं पे रहती हैं और वहीं पे रह के पढ़ाई करती हैं। KGBV ब्लॉक में ही आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके इसका समाधान करता है, यानी कि जो पिछड़े हुए ब्लॉक है वहीं पे ही इस तरह के आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है ताकि बच्चों को ज़्यादा दूर न जाना पड़े। इसके अलावा इसका एक और कार्यक्रम था विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा। इसमें सर्व शिक्षा अभियान का एक उद्देश्य ये भी था कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों, किसी भी कोटि के हों, उसकी विकलांगता के मात्र कुछ भी हो, उपयुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाए गए, जैसे जहाँ जहाँ व्यवहार में हो
मोटर विकलांग तथा अन्य हल्के विकलांग बच्चों की शिक्षा अन्य बच्चों के समान ही होगी, यानी कि जिस स्कूल में सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं पे ही विकलांग बच्चे भी पढ़ेंगे। दूसरा, अधिक विकलांग बच्चे हेतु जहाँ तक संभव हो जिला मुख्यालय में ही छात्रावास के साथ विशेष स्कूल मुहैया कराना। जिनकी विकलांगता कुछ अधिक होती है, जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पे जिला मुख्यालय में ही उनके हॉस्टल या छात्रावास की व्यवस्था की जाती है और साथ ही वहाँ उनकी पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान में विशेष आवश्यकताएं वाले सभी बच्चों को समेकित तथा शामिल की जाने वाली शिक्षा मुहैया करवाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल तैयार करने के मुख्य उद्देश्य आवासीय सेतु पाठ्यक्रम भी मुहैया कराए जाते हैं, जिससे बेहतर गुणवत्ता को शामिल किया जा सके। यानी कि क्योंकि जो विकलांग बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ नहीं सकते, उनको सीखने की जो प्रगति होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, धीमी गति से वो पढ़ते हैं। इसलिए एक उनमें ब्रिज कोर्स कराया जाता है ताकि वो सामान्य बच्चों के समान पढ़ सकें। इसके अलावा कुछ गुणवत्ता में सुधार भी किए गए हैं, जिसमें कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, गुणवत्ता में पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार करना एक महत्वपूर्ण घटक होता है। संगत उपयोगों और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का नवीनीकरण, शिक्षण अध्ययन सामग्री का विकास और वितरण, स्कूलों के वार्षिक अनुदान, छात्र मूल्यांकन प्रणाली, औपचारिक शिक्षा, कंप्यूटर युक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गुणवत्ता से संबंधित गतिविधियों और अन्वेषण के लिए सहायता का प्रावधान है। ये तो था, आज आपको हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताया। इसमें हम आपको एक असाइनमेंट देते हैं। इसमें एक आप राइट नोट्स ऑन एसएसए एंड ड्रॉ ऑप्शनल डायग्राम ऑफ नेशनल एसएसए, जो कि हम आपको इसमें पढ़ा चुके हैं। ये असाइनमेंट आप सभी लोग करेंगे और इसे आप यूट्यूब पे भेजेंगे। थैंक यू।